शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। जब कोई विशाल सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य जैसे मौर्य साम्राज्य बिखरता है तो उसके बाद क्या होता है? हमारे दिमाग में जब पहली तस्वीर आती है वो है अराजकता की, उथल पुथल की। हाँ, एक अंधकार युग की। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर था जब ठीक इसका उल्टा हुआ? बिल्कुल। मौर्यों के पतन के बाद भारत में कोई एक अकेली महाशक्ति तो नहीं बची, ये सच है। लेकिन उसकी जगह दर्जनों छोटी बड़ी शक्तियों ने ले ली। हाँ। और इसी राजनीतिक बिखराव ने एक ऐसे दौर को जन्म दिया जो शायद भारत के सबसे रचनात्मक और गतिशील युगों में से एक था। मतलब एक मेल्टिंग पॉट जैसा। हाँ, विचारों, कला, धर्म और व्यापार का एक जबरदस्त संगम, एक ऐसा मेल्टिंग पॉट जिसमें दुनिया भर से चीजें आकर मिल रही थी। तो आज हम इसी उलझे हुए लेकिन लाजवाब दौर की परतें खोलेंगे। मौर्योत्तर काल, यानी मोटे तौर पर 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक का समय। और इसमें एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग कहानियां चल रही थीं। हाँ, एक तरफ शुंग और सातवाहन जैसे भारत के अपने राजवंश थे जो पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे थे, और दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम के दरवाजे से हिंद यूनानी, शक और कुषाण जैसी नई ताकतें आ रही थीं। तो आज हम देखेंगे कि जब ये दो धाराएं आपस में टकराईं तो उससे क्या बना। और ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये कहानी है सिक्कों की, मूर्तियों की, व्यापार के रास्तों की। और इस सवाल की कि उस दौर में एक आम इंसान के लिए भारतीय होने का क्या मतलब था। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। कहानी की शुरुआत थोड़ी नाटकीय है, एक तख्ता पलट से। बिल्कुल। मौर्य साम्राज्य के आखिरी शासक बृहद्रथ की भरी सभा में हत्या कर दी जाती है। और हत्यारा कौन? उसी का अपना सेनापति पुष्यमित्र शुंग। ये एक सीधा सीधा मिलिट्री कूप था जिसने मगध की गद्दी पर शुंग वंश की नींव रखी। और ये सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं था, ये एक विचारधारा का भी बदलाव था, है ना? हाँ, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ था। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था। अच्छा। खासकर अशोक की बौद्ध समर्थक नीतियों के खिलाफ एक ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जाता है। इसका कोई सबूत भी है? सबसे बड़ा सबूत है उसके द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञ। अब देखिए, अश्वमेध यज्ञ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये तो शक्ति का प्रदर्शन है। बिल्कुल, ये एक राजा का पूरी दुनिया को ये बताने का तरीका है कि मैं यहाँ का चक्रवर्ती सम्राट हूँ और मेरी संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन सामने आता है, पतंजलि का। हाँ, इन यज्ञों को कराने वाले पुरोहित थे महर्षि पतंजलि। वही पतंजलि जिन्होंने पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी पर अपनी प्रसिद्ध टीका महाभाष्य लिखी थी। ये सोचना कितना कमाल का है ना, कि जब एक तरफ राजनीतिक उथल पुथल मची थी, कोई तलवार के दम पर साम्राज्य बना रहा था, तो ठीक उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति भाषा के नियमों को पत्थर की तरह मजबूत कर रहा था। ये एक बेहतरीन अवलोकन है। अराजकता के दौर में समाज हमेशा किसी न किसी तरह की व्यवस्था की तलाश करता है, चाहे वो राजनीति में हो या भाषा में। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है। शुंग शासकों को बौद्ध धर्म का विरोधी माना जाता है। हाँ, ये कहा जाता है। लेकिन उन्हीं के दौर में मध्य प्रदेश के भरहूत स्तूप और सांची स्तूप की पत्थर की वेदिकाएं यानी रेलिंग बनवाई गई। रुकिए, ये तो अजीब है। एक ब्राह्मणवादी शासक जो वैदिक यज्ञ करवा रहा है, वो बौद्ध स्तूपों को और भव्य क्यों बनवाएगा? यही तो इतिहास का मजा है। इसके पीछे सीधी सीधी राजनीति थी। अच्छा। शासक चाहे किसी भी धर्म को मानता हो, उसे अपनी प्रजा का दिल जीतना होता है, जिसमें बड़ी संख्या में बौद्ध भी थे। तो ये एक तरह का पॉलिटिकल मूव था। हाँ, पुरानी कला और संरचनाओं को संरक्षण देना ये दिखाने का एक तरीका था कि मैं तुम्हारी विरासत का सम्मान करता हूँ। ये अपनी सत्ता को वैधता देने का एक स्मार्ट तरीका था। समझ गया। शुंगों के बाद कण्व वंश आया, जो बहुत कम समय तक चला, लेकिन असली कहानी अब मगध से दक्षिण की ओर जा रही थी, दक्कन के पठार पर, जहां एक नई शक्ति उभर रही थी, सातवाहन। बिल्कुल, सातवाहन। ये खुद को दक्षिणा पथपति कहते थे, यानी दक्षिणी रास्ते का स्वामी। और इनके बारे में एक बात हमेशा मुझे हैरान करती है, उनके राजाओं के नाम। गौतमी पुत्र सातकर्णी, हाँ, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। हर राजा के नाम के आगे उसकी माँ का नाम लगा है। क्या इसका मतलब यह है कि उनका समाज मात्र सत्तात्मक था? ये एक बहुत ही आकर्षक सवाल है और कई सालों तक इतिहासकारों के बीच इस पर बहस हुई है। तो क्या निष्कर्ष निकला? ज्यादातर सबूत यही बताते हैं कि राजवंश असल में पितृसत्तात्मक ही था। सिंहासन पिता से पुत्र को ही मिलता था। तो फिर माँ का नाम क्यों?
शायद ये समाज में महिलाओं, खासकर राजमाताओं की उच्च प्रतिष्ठा और सम्मान को दर्शाता है। ये एक अनूठा पहलू था जो उन्हें उत्तर के राजवंशों से अलग करता था। और इस वंश का सबसे महान शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। उसकी मां गौतमी बलश्री ने एक अभिलेख लिखवाया था नासिक में। वो सिर्फ एक राजा की तारीफ नहीं लगती, वो एक मां का अपने बेटे के लिए गर्व लगता है। बिल्कुल। उस अभिलेख में गौतमीपुत्र को एक ब्राह्मण यानी अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रियों के घमंड को चूर करने वाला कहा गया है। उसने शक शासक नहपान को हराया था, है ना? हाँ, एक बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन सातवाहनों का योगदान सिर्फ लड़ाइयों तक सीमित नहीं था। उन्होंने अर्थव्यवस्था में कुछ अनोखे प्रयोग किए। जैसे वो शीशे के सिक्के? हाँ, उन्होंने सीसे और पोटीन, एक तरह का मिश्र धातु के सिक्के जारी किए जो भारतीय इतिहास में बहुत दुर्लभ हैं। और उन्होंने एक ऐसी प्रथा शुरू की जिसका असर आने वाली सदियों तक भारत पर पड़ा। आप भूमिदान की बात कर रही हैं? हाँ, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमिदान देने की प्रथा, जिसे ब्रह्मदेय या अग्रहार कहा जाता था। शुरुआत में ये एक अच्छी पहल थी, लेकिन धीरे धीरे इसने एक ऐसे सामंती ढांचे की नींव रखी जहां जमीन के बड़े बड़े टुकड़े कुछ खास लोगों के हाथ में आ गए और राजा का सीधा नियंत्रण कम हो गया। बिल्कुल। तो एक तरफ सातवाहन दक्षिण में एक मजबूत देशी साम्राज्य बना रहे थे, वहीं उत्तर पश्चिम की सीमाओं वहां एक बिल्कुल नई कहानी लिखी जा रही थी। हाँ, उन सीमाओं पर नए लोग दस्तक दे रहे थे। और भारत पर हमला करने वाले पहले विदेशी थे हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक्स। ये सिकंदर के सेनापतियों के वंशज थे। और वे अपने साथ कुछ ऐसी चीजें लेकर आए जिन्होंने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वे भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासकों में से थे। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, उन्होंने सिक्कों पर शासक का चेहरा और नाम छापने की प्रथा शुरू की। ये सुनने में छोटी बात लगती है, पर ये एक गेम चेंजर था। इससे पहले के भारतीय सिक्कों पर सिर्फ चिन्ह होते थे जिन्हें पंचमार्क्ड सिक्के कहते हैं। हमें पक्के तौर पर नहीं पता होता था कि वो किस राजा ने जारी किए। लेकिन अब हमारे पास राजा का चेहरा था, उसका नाम था, उसकी उपाधि थी। इतिहास अचानक ज्यादा स्पष्ट हो गया। और इन राजाओं में सबसे प्रसिद्ध हुआ मिनांदर, जिसे बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद कहा गया है। और यहीं से मिलिंद पन्हो नाम का मशहूर ग्रंथ आता है, यानी मिलिंद के प्रश्न। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक यूनानी राजा जो हजारों मील दूर से आया है, वो एक भारतीय बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ बैठकर जीवन, आत्मा और निर्वाण के सबसे गहरे सवालों पर बहस कर रहा है। ये टकराव नहीं, संवाद था। ये उस दौर के बौद्धिक खुलेपन का सबसे बड़ा प्रतीक है। हिंद यूनानियों के बाद शक आए, और शकों से जुड़ा एक नाम आज भी हमारे कैलेंडर में जिंदा है, विक्रमादित्य। हाँ, कहानी ये है कि 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने शकों को हराया और इस जीत के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और इसी जीत की याद में विक्रम संवत शुरू हुआ। ये कितना अद्भुत है कि हम आज भी उस प्राचीन जीत का जश्न मनाते हैं। और शकों का सबसे प्रसिद्ध राजा था रुद्रदामन प्रथम। उसका जूनागढ़ का अभिलेख भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। क्यों? क्या खास है उसमें? पहली बात ये शुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला लंबा शिलालेख है। इससे पहले ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। तो ये एक तरह से भारतीय परंपरा को अपनाने का संकेत था। बिल्कुल। लेकिन उस अभिलेख में जो लिखा है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। उसमें लिखा है कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, जिसे मौर्यों ने बनवाया था। हाँ, ये सिर्फ एक मरम्मत का काम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान था। क्या मतलब? एक विदेशी शासक ये कह रहा था, देखो, मैं इस भूमि की विरासत का तुमसे बेहतर संरक्षक हूँ। जिस झील को तुम्हारे अपने लोग ठीक नहीं कर पाए, उसे मैंने अपने खर्चे से ठीक करवाया है। ये तो स्थानीय लोगों का दिल जीतने और अपनी सत्ता को वैधता देने का एक मास्टर स्ट्रोक था। बहुत सही विश्लेषण है। शकों के बाद पार्थियन आए, जिनका जिक्र सेंट थॉमस के भारत आने के सिलसिले में होता है। लेकिन असली शक्ति तो कोई और थी। हाँ, ये सभी उस असली शक्ति के सामने बस एक भूमिका तैयार कर रहे थे जो मध्य एशिया से आ रही थी, और वो थे कुषाण। कुषाणों ने तो आकर जैसे खेल ही बदल दिया। ये चीन की युअची जनजाति से थे। उन्होंने एक ऐसा विशाल साम्राज्य बनाया जो आज के उज़्बेकिस्तान से लेकर मथुरा और बनारस तक फैला था। लेकिन उनकी असली ताकत थी रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट। उसके एक बहुत बड़े हिस्से पर उनका कब्जा था।
सारा माल जो चीन से रोम जाता था या रोम से चीन आता था वो उनके इलाके से होकर गुजरता था। और इस पर टैक्स लगाकर उन्होंने बेहिसाब दौलत कमाई। उनके शासक विम कड़फिसेस ने जो सोने के सिक्के जारी किए वे शुद्धता में रोमन सिक्कों से भी बेहतर थे। और फिर आया इस वंश का सबसे महान शासक कनिष्क। हाँ, कनिष्क। उसका राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ और इसी ऐतिहासिक दिन से शक संवत की शुरुआत हुई जो आज भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ये एक और आहा मोमेंट है। हमारा एक राष्ट्रीय कैलेंडर विक्रम संवत एक शक को हराने की याद में है और हमारा दूसरा राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत एक कुषाण राजा के गद्दी पर बैठने की याद में है जो खुद शकों का प्रतिद्वंद्वी था। इतिहास की परतें कितनी दिलचस्प हैं। कनिष्क सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो विचारों का भी सम्राट था। उसने 2 राजधानियां बनाई, पुरुषपुर यानी आज का पेशावर और मथुरा। ये दिखाता है कि वो अपने साम्राज्य के मध्य एशियाई और भारतीय दोनों हिस्सों को बराबर महत्व देता था। और उसी के संरक्षण में कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई जो बौद्ध धर्म के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। कैसे? इसी संगीति में बौद्ध धर्म 2 प्रमुख शाखाओं हीनयान और महायान में स्पष्ट रूप से बंट गया। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? हीनयान पुराना मूल रूप था जहां बुद्ध को एक महापुरुष और शिक्षक माना जाता था, लेकिन महायान एक तरह का अपग्रेड था। इसमें बुद्ध एक ईश्वर बन गए, एक उद्धारकर्ता जिनकी मूर्तियां बनाकर पूजा की जा सकती थीं। बिल्कुल। इसने बौद्ध धर्म को आम लोगों के लिए ज्यादा सुलभ और आकर्षक बना दिया और कुषाणों जैसे विदेशी शासकों ने इसे खुले दिल से अपनाया। और कनिष्क का दरबार तो जैसे उस युग के एवेंजर्स की टीम थी। हाँ, सही कहा। उसके दरबार में थे अश्वघोष जिन्होंने संस्कृत में बुद्ध चरित लिखी। वहां थे नागार्जुन, एक महान दार्शनिक जिन्हें उनकी सापेक्षता की समझ के कारण भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। और वहां थे चरक, आयुर्वेद के पितामह जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। एक ही छत के नीचे इतना ज्ञान इकट्ठा था। तो ठीक है, अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। एक तरफ सातवाहन है जो दक्कन में एक मजबूत देशी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ कुषाण है जो उत्तर में एक अंतर्राष्ट्रीय मिलीजुली संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। जब ये दुनियाएं टकराईं, मिलीं और एक दूसरे में घुल गईं, तो उस महान संगम का नतीजा क्या निकला? इसका सबसे ठोस और खूबसूरत सबूत हमें उस दौर की कला में मिलता है। इस युग में मूर्ति कला की 3 बिल्कुल अलग अलग शैलियां एक साथ विकसित हुईं। 3 शैलियां? हाँ, जो उस सांस्कृतिक मंथन को दिखाती हैं। पहली थी उत्तर पश्चिम की गांधार कला। इस पर तो यूनानी रोमन प्रभाव था। हाँ, साफ दिखता है। इसमें नीरे स्लेटी पत्थर से बुद्ध की मूर्तियां बनाई गईं, लेकिन ये बुद्ध भारतीय कम यूनानी देवता अपोलो ज्यादा लगते हैं। घुंघराले बाल, मूछें, यूनानी दार्शनिकों जैसे भारी सलवटों वाले कपड़े। ये पूरब और पश्चिम का एक अद्भुत कलात्मक विलय था। बिल्कुल। दूसरी थी मथुरा कला। ये पूरी तरह से स्वदेशी थी। गंगा यमुना के दुआब में पली बढ़ी। हाँ, और इसमें स्थानीय लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ। और इसकी खास बात ये थी कि ये एक सेक्युलर कला थी। यहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों की मूर्तियां बनी। यहाँ के बुद्ध कैसे दिखते थे? यहाँ के बुद्ध एक योगी की तरह दिखते हैं। शक्तिशाली शरीर, शांत और मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये भारतीय आदर्शों का प्रतीक था। और तीसरी थी दक्षिण की अमरावती कला, जिसे सातवाहनों का संरक्षण मिला। यहाँ सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। इसमें क्या अलग था? अमरावती के कलाकारों की दिलचस्पी एक अकेली मूर्ति बनाने में कम और मूर्तियों के जरिए पूरी कहानी कहने में ज्यादा थी। उनकी मूर्तियों में एक अद्भुत गति और भावना है। आप भीड़, जानवरों और लोगों के चेहरों पर आते जाते भावों को देख सकते हैं। मतलब बहुत जीवंत कला थी। बहुत ज्यादा। 3 अलग-अलग जगहों पर 3 अलग-अलग शैलियां एक ही समय में फल फूल रही थी, और इस सब के लिए पैसा चाहिए था। और वो पैसा आ रहा था उसी रेशम मार्ग से। भड़ोच और अरिकामेडु जैसे बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बड़े केंद्र बन गए थे, जहां से रोमन साम्राज्य को मसाले, रेशम और कीमती पत्थर भेजे जाते थे, और बदले में वहां से सोना आता था। बिल्कुल। इसी व्यापार और विचारों के खुले माहौल में महायान बौद्ध धर्म फला फूला। हाँ, पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इसी दौर में हिंदू समाज के नियमों के सबसे प्रभावशाली ग्रंथ मनुस्मृति को भी अंतिम रूप दिया गया। मतलब एक तरफ एक कॉस्मोपॉलिटन मिलीजुली दुनिया बन रही थी, और दूसरी तरफ समाज को नियमों में बांधने की कोशिश भी हो रही थी। तो आज की इस पड़ताल का निचोड़ ये है
कि मौर्योत्तर काल किसी साम्राज्य के पतन के बाद का अंधकार युग बिल्कुल नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये राजनीतिक बिखराव का एक ऐसा दौर था जिसने भारत को सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा अमीर बना दिया। ये एक ऐसा युग था जहां रुद्रदामन जैसे विदेशी शासक स्थानीय झीलों की मरम्मत करवा रहे थे और बुद्ध को गांधार में यूनानी शैली में गढ़ा जा रहा था। ये सारे स्रोत हमें राजाओं, उनकी लड़ाइयों और उनकी शानदार कला के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हाँ, लेकिन वे एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करते हैं जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। वो क्या? एक आम आदमी के लिए, एक किसान या व्यापारी के लिए इस सांस्कृतिक संगम का अनुभव असल में कैसा रहा होगा? ये तो सोचने वाली बात है। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब मथुरा का कोई व्यापारी कुषाण राजा कनिष्क का सोने का सिक्का लेकर सातवाहनों के बंदरगाह भड़ौच पहुंचता है और उस सिक्के से रोम से आया कोई सामान खरीदता है और फिर शाम को अपने घर जाकर मथुरा शैली में बनी यक्ष की मूर्ति की पूजा करता है। उस एक व्यक्ति की जिंदगी में कितनी दुनियाएं एक साथ मिल रही थी, उसके लिए भारत का क्या मतलब होता होगा? पहचान का ये मिश्रण जो रोजमर्रा की जिंदगी में घुल रहा था, शायद इस दौर की सबसे बड़ी और सबसे अनकही कहानी है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पहचान कभी भी कोई एक ठोस चीज नहीं होती, वो हमेशा बदलती रहती है, हमेशा बनती रहती है।